Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए, हम लोग रिवीजन पार्ट चल रहा था तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मार्क्यू भी करना है। तो रिवीजन को जितना ज़्यादा हम लोग कर ले ज़्यादा बेहतर है। कहाँ तक लास्ट किए थे हम लोग? कुछ बताइए। डेटा टाइप वगैरह ये सब तो हो गया था रैपर क्लास। बोलिए। Yes, sir. ओके, कहाँ तक Yes, हुआ था sir. लास्ट? कल के क्लास में कहाँ तक हम लोग रिवीजन पार्ट किए थे, याद है? अरे बताओगे? याद नहीं है? ये सब सिमिलैरिटीज वगैरह पे डिस्कस हो गया था ना? अरे बोलो ना, स्लाइड सामने दिख रहा है तुमको? Yes, sir. Yes, sir. Similarities हो गया था. डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा बता रहे थे आप। क्या चीज डिफरेंस बिटवीन? सी और जावा का सर मतलब हो गया था, 4th पॉइंट तक हुआ था। अरे 26 स्लाइड पे जाइए। ये बोल रहा है कि हो गया है, तुम लोग कह रहे हो हुआ था जी। सिर्फ डिफरेंसेस हुआ था, आगे नहीं हुआ था इसके। क्या बात कर रहे हो? नहीं हुआ था सर। बैच अच्छा, 2 में करवाए होंगे आप। बैच 2 में तो बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस तक ही हुआ था। अच्छा चलो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 4th पॉइंट तक हो गया था। 5th पॉइंट में जैसे मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है, ये बताए थे कि मल्टी थ्रेडिंग सी प्लस प्लस में मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं होता है। एंड दैट्स वाई मोर देन वन क्लासेस को हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। तो चूंकि मोर देन वन क्लासेस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं, इसलिए मल्टीमीडिया जैसे कंसेप्ट को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं सी प्लस प्लस के द्वारा, फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, तो जब तक दोनों चीज़ों को हम कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है, हमको एनिमेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमेशन, अगर मैं मान के चलूँगी कि कोई कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना है और जिसमें डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट क्लासेस आप डिफाइन किए हैं या फंक्शंस डिफाइन किए हैं, लाइक इंक्वायरी का अलग प्रोसीजर है, एडमिशन का अलग प्रोसीजर है, और मैं ये दोनों काम इस सी प्लस प्लस में बनाए गए सॉफ्टवेयर के साथ मैं ये दोनों काम एट ए टाइम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इंक्वायरी करूंगा तो एडमिशन नहीं करने देगा, अगर एडमिशन करूंगा तो इंक्वायरी नहीं करने देगा। ठीक है, अगर हम दोनों काम एक साथ चाहते हैं तो मुझे मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट को फॉलो करना होगा, और सी प्लस प्लस मल्टी थ्रेडिंग को फॉलो नहीं करता है, जबकि जावा मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। और ये एक चैप्टर है जो आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा कैसे मल्टी थ्रेडिंग वर्क करता है, कैसे थ्रेड बनाते हैं, कैसे थ्रेड के साथ क्लासेस को जोड़ते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में डेटाबेसेस का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यानी सी प्लस प्लस जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा हमें कोई फीचर प्रोवाइड सी प्लस प्लस नहीं करता है जिससे हम किसी भी एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस को यूज कर पाए। जबकि जावा, ठीक है, हर डेटाबेसेस को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हर डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए ये ड्राइवर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सी प्लस प्लस इज सी वाई। सी प्लस प्लस नॉर्मली सी वाई है, ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस है। ठीक है, जबकि जावा का जो प्रोग्राम एप्लीकेशन होगा वो सी वाई भी बन सकता है और एज वेल एज जी वाई भी बन सकता है। ठीक है, इसमें हम सी वाई का भी काम कर सकते हैं और जी वाई का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस हैज नो गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर नहीं है, जिसकी वजह से मेमोरी लीक की संभावनाएं इसमें बढ़ जाएंगी।
जबकि जावा हैज अ गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, और इसके गार्बेज कलेक्टर होने की वजह से मेमोरी लीक की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं, ठीक है। मेमोरी लीक कुछ नहीं है, एक तरह से मेमोरी वेस्टिंग का ही एक तरीका बताया जाता है उसमें, कि उसमें मेमोरी वेस्ट हो जाता है, और वो एक काफी टाइम के बाद जब ओएस गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट करता है तब वो रिमूव होता है, ठीक है। तो जिनमें गार्बेज कलेक्टर नहीं होगा वो तो ओएस पे डिपेंड हो जाएंगे, जिनका अपना गार्बेज कलेक्टर होगा वो प्रोग्राम से निकलते जितना भी मेमोरी ऑक्युपाई किया गया है, ठीक है, चाहे वो मेमोरी स्टैक का हो चाहे वो मेमोरी हीप का हो, वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक। हो गया, कहाँ तक था जी, यहाँ तक, यहाँ पे आते हैं नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन ये तो बता दिया था ना जी, नेमिंग कन्वेंशन तुम लोग को नहीं हुआ था, चलिए। नेमिंग बताए थे आप ये हम। तब हमको भी लग रहा है कि सब बताया हुआ है भैया, यस सर। ये सब यहाँ तक हमको लग रहा है ये सब बताया हुआ है। कैसे बात कर रहे हो कि नहीं किए थे, हमको लग रहा है कहाँ कट हुआ था, सिमिलैरिटीज में आए थे वहां कट हुआ था, यही सब बता रहे थे, तो कनेक्ट कट हो गया था। तो सिमिलैरिटीज में, ठीक है, जैसे सी 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 प्लस प्लस और जावा में सिमिलैरिटीज, तो वैसे भी नॉर्मली अगर देखिए तो 30% पार्ट जो है वो जावा में अवेलेबल है सी प्लस प्लस का। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो तरीका वहां पढ़े थे वही तरीका यहाँ पे भी है, ठीक है। डाटा टाइप वैर लिखते थे इंट सी, ये सी प्लस प्लस में भी ऐसा ही होता है, जावा में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट अधिकतर वही आपके यूज हो रहे हैं, हूबहू यूज हो रहा है जो सी सी प्लस में थे वही जावा में यूज कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट टर्नरी लिखा हुआ है लेकिन ये हटा देते हैं, टर्नरी भी होता है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, और टर्नरी भी होता है। अब इसका रिमूविंग काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉल पेन काम करेगा, काट दीजिए, ठीक है। टर्नरी भी काम करता है इसमें, ओके। कंडीशनल स्टेटमेंट जो सी सी प्लस प्लस में पढ़े थे वही जावा में भी काम करता है, ठीक है। जैसे सिंपल इफ है, नेस्टेड इफ है, आपका जो भी आप सीखे थे, लैडर इफ है, स्विच केस है, हूबहू बिल्कुल सेम, नथिंग चेंज, ठीक है। लूप के फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लूप भी एज इट इज सी सी प्लस प्लस का जावा में रिपीटेड है। जैसे एंट्री में दो पढ़े थे फॉर वाइल, एग्जिट कंट्रोल में दो एक पढ़े थे डू वाइल, तो फॉर का भी वही सिंटेक्स, ठीक है, वाइल का भी वही सिंटेक्स और डू वाइल का भी वही सिंटेक्स, एज इट इज सेम, नथिंग चेंज। डेटा टाइप की जहां तक बात आ रही है तो कुछ कुछ तो रिपीटेड है सी सी प्लस प्लस का जावा में, लेकिन कुछ कुछ जावा में एक्स्ट्रा भी डेटा टाइप है, ठीक है। जावा में टोटल 8 डेटा टाइप्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आप ही के बैच से एक था कि फिक्स लेंथ के बारे में, कि जावा डेटा टाइप को फिक्स लेंथ करता है, ठीक है, जबकि सी सी प्लस प्लस के जो डेटा टाइप है फिक्स लेंथ नहीं होते, इसलिए कि सी सी प्लस प्लस जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगर आप प्लेटफॉर्म के बिट को चेंज कीजिएगा 16 बिट से, जब उसको 32 बिट के लिए सी प्लस को बनाइएगा या ले जाइएगा, तो उसके जो डाटा साइज की कैपेबिलिटी है वो डबल हो जाएगी। यानी जो आप 16 बिट में 2 बाइट इंटीजर के लिए सी में पढ़ रहे थे, अगर कोई सी जो है 32 बाइट के लिए तैयार कर दिया जाए तो उसकी डाटा साइज ऑटोमेटिकली वो कितनी हो जाएगी, 4 बाइट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि प्लेटफॉर्म अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे डिफरेंस आ रहा है, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है उनके डेटा साइज में चेंजेस आएंगे। लेकिन जावा कहता है कि नहीं, आपका प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, 32 बिट का हो 64 बिट का हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा जो डाटा टाइप्स का जो साइज है वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। मतलब कि टोटल 8 डाटा टाइप हैं, ठीक है। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, बाइट। शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग का 8 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, डबल का 8 बाइट, कैर का 2 बाइट, बुलियन का 1 बाइट, टेक्निकली 1 बीट, ठीक है, और बाइट का 1 बाइट। ये फिक्स साइज में है, ये घट बढ़ नहीं सकता है। तब तक नहीं घट बढ़ सकता है जब तक जावा इसको खुद में अमेंडमेंट ना करे, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बदलने से इसके घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक जावा इसको अमेंड ना करे। पॉइंट क्लियर?
अब चूंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और डाटा टाइप तो सिर्फ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उस वैल्यू के साथ कोई मेथड एसोसिएट नहीं है, ओके, तो हम तो डाटा टाइप को सिर्फ डाटा टाइप ही कहेंगे, हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, हम उसको क्लास नहीं मानेंगे, ठीक है, मानना भी नहीं चाहिए डाटा टाइप को। तो जावा कहता है, ठीक है, कि चूंकि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हूँ, दैट्स वाई मैं डाटा टाइप के कोरोस्पोंडिंग कुछ आपको क्लासेस बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ जो डाटा टाइप की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन वो क्लास के कंसेप्ट में होगा, ठीक है। और वैसे क्लासेस का इसने नाम रखा रैपर क्लासेस। ओके, रैपर का मतलब होता है रैप करना। तो क्या रैप कर रहा है? तो ये डेटा टाइप को रैप कर रहा है प्लस उससे एसोसिएटेड मेथड को रैप कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर रैपर क्लास की बात कर रहा हूं तो इस इंटीजर रैपर क्लास के अंदर दो चीज रैप है, एक इंट डाटा टाइप रैप है और दूसरा पार्सिंट और वैल्यू ऑफ जैसे मेथड्स क्या किए गए हैं, रैप किए गए हैं, ठीक है। ओके, जैसे 8 डाटा टाइप्स होते हैं वैसे ही टोटल रैपर क्लासेस 8 होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया गया है तो टोटल रैपर क्लासेस 9 हो जाते हैं, ठीक है। तो डाटा टाइप 8 होंगे, लेकिन अगर रैपर क्लासेस की बात की जाए, ठीक है, तो 9 हम बोलेंगे, ठीक है। शॉर्ट के लिए शॉर्ट है, इंटीजर इंट के लिए इंटीजर है, लॉन्ग इंट के लिए लॉन्ग है, फ्लोट के लिए फ्लोट है, डबल के लिए डबल, कैर के लिए कैरेक्टर, बुलियन के लिए बुलियन, बाइट के लिए बाइट, और एक नया एडिशनल स्ट्रिंग दे दिया गया है, ठीक है। ये स्ट्रिंग, ठीक है, रैप करके बनाया गया है एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड मेथड को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे इंटीजर अगर रैपर क्लास की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर दो बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन दो बेसिक मेथड्स हैं, आपका पार्सिंट और वैल्यू ऑफ, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक जनरल मेथड की तरह भी यूज होता है, स्टैटिक मेथड की तरह भी यूज हो सकता है, हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, क्लास नेम के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक मेथड है, ये जब भी होगा क्लास नेम के थ्रू यूज होगा, ओके। पार्सिंट जो इसका मेथड है, जो हम लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्सिंट, ठीक है, ये कहता है कि किसी भी दूसरे टाइप के वैल्यू को इंट डाटा टाइप में कन्वर्ट करूंगा। जैसे अगर मैं लिख देता हूं इंटीजर डॉट पार्सिंट और इसमें मैं कोई वैल्यू डाल देता हूं, लाइक जेड में कोई वैल्यू है, तो ये कहता है कि जेड चाहे किसी भी टाइप का हो, इसमें जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, मैं उसको इंट डाटा टाइप में कन्वर्ट करूंगा, तो जो रिसीवर होगा वो इंट टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ इंट टाइप का रिसीवर है एक्स। जो वैल्यू ऑफ है, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ कहता है कि अगर आप मेरे से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एम लिखा गया है, टेक्निकली ये इंटीजर ही होगा, एम पे भी काम करेगा लेकिन अभी इंटीजर पे ही समझिए, ठीक है। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट वैल्यू आप कीजिएगा तो ये कह रहा है कि जेड चाहे किसी भी दूसरे टाइप का होगा, मैं उसको कन्वर्ट करके इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ रिसीवर तो ऑलरेडी एक इंटीजर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है एक्स, ठीक है, तो असाइन हो जाएगा। ओके, अब इसी में जैसे आपको इंटीजर बताए थे वैसे सिमिलरली मैंने कहा था, सिस्टम बहुत स्लो है, सॉरी, आ गया। तो जैसे इंटीजर था वैसे ही लॉन्ग आ गया, ठीक है। अब इस जैसे लॉन्ग रैपर क्लास के अंदर बात करें तो पार्स लॉन्ग हो जाएगा, वैल्यू ऑफ हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सब में कॉमन होगा। फ्लोट की बात करें पार्स फ्लोट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ, डबल में बात करें पार्स डबल, वैल्यू ऑफ, ऐसे ही सब में कॉमन होगा। वर्क वैसा ही होगा जैसे आपको इंटीजर के केस में हमने समझाया है। इसके बाद हम लोग आईओ पैकेज की बात कर रहे हैं जिसमें नॉर्मली इनपुट आउटपुट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इनमें से एक स्टेटमेंट की चर्चा करते हैं, सिस्टम डॉट आउट। और सिस्टम डॉट आउट एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर दो वर्ड है, सिस्टम एंड आउट, और दोनों वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, जिसमें एक क्लास है और एक उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिस्टम यहाँ पे क्लास है और ये सिस्टम क्लास इनपुट आउटपुट जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन के साथ साथ जो इनर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ये उनको भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन फ्लो से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होते हैं उनको भी, सॉरी, एग्जीक्यूशन फ्लो से रिलेटेड जो क्लासेस होते हैं ये उनको भी सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो ये जो सिस्टम क्लास है, ठीक है, इसको जावा डॉट लैंग पैकेज में डिफाइन किया गया है, ठीक है, और लैंग भी डिफॉल्ट है। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है आउट, दैट इज विच इज अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दैट्स वाई ये जब भी यूज होता है सिस्टम क्लास के साथ होता है, इस आउट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया गया है जावा डॉट आईओ में। यानी क्लास कहीं और है और उसका ऑब्जेक्ट कहीं और है। एंड दैट्स वाई सिस्टम डॉट आउट को हम लोग जब भी यूज करेंगे हमें आईओ और लैंग दोनों यूज करना होगा, लिखना होगा। वैसे ना भी लिखेंगे तो ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। ओके, तो सिस्टम आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, वही बातें जो बताए हैं। अब मैं पूछूं आपसे, जैसे सी में आप सी प्लस प्लस में आप काम करते हैं, कोई क्लास टेस्ट बनाए हैं और उसका ऑब्जेक्ट टी बनाते हैं, तो क्या आप टी बराबर 10 लिख देते हैं? ऐसा सही होता है? तो आप कहते हैं नहीं सर, ऑब्जेक्ट में थोड़ी वैल्यू जाता है, वैल्यू तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा और मेथड्स है उसके थ्रू होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही हमारे आउटपुट के लिए ये आउट थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये आउट ऑब्जेक्ट जो हमको मेथड देगा, हम उसके थ्रू ना आउटपुट दे सकते हैं। तो आउट ऑब्जेक्ट जो जो मेथड देता है वो दो मेथड प्रोवाइड करता है। पहला करता है प्रिंट, ठीक है, जो किसी भी मैसेज या वैल्यू को करंट लाइन पे प्रिंट कर देता है। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर अलाउड है, ठीक है, आप मैसेज के साथ लिख सकते हैं, या प्लस देके डबल कोट के अंदर भी आप एस्केप सीक्वेंस को लिख सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। प्रिंट एलन सेम प्रिंट ही जैसा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि प्रिंट जो है वो करंट लाइन पे मैसेज प्रिंट करता है, कोई नया लाइन नहीं बनाता है तब तक जब तक कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि ये कहता है कि नहीं, मैं करंट लाइन पे प्रिंट कर देता हूँ और प्रिंट करने के बाद मैं न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैसेज लिखिए या वेरिएबल लिखिए। हाँ, प्लस का वर्क चाहे आपका प्रिंट हो या प्रिंट एलन हो, अगर आप इनमें प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली उसका इस्तेमाल स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन में होता है। अगर दो मैसेजेस के साथ आप प्लस देते हैं तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन करेगा। एक मैसेज है, स्ट्रिंग है, दूसरा कोई भी टाइप का हो तो कहता है कि तब भी कॉन्केटेनेशन करेंगे, यानी हम बाय ऑटोमेटिकली उसको अब स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, पहला वाला अगर कोई इंटीजर टाइप है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप है, तो भी कॉन्केटेनेशन होगा। लेकिन अगर हम दोनों न्यूमेरिक रख दें तब कॉन्केटेनेशन नहीं होगा, तब अर्थमेटिक ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का इस्तेमाल अगर हम मैसेज के साथ करते हैं तो नॉर्मली यहां पे किसके लिए इस्तेमाल होगा? कॉन्केटेनेशन के लिए, ठीक है। जहां पे जिसको भी पूछना होगा, सुनते तो चलिए सब बताया हुआ है, लेकिन फिर भी किसी को पूछना होगा वहीं पे रोकेगा। ओके, ये तो हो ही गया जी, नीचे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा इनपुट पे, ठीक है। देखिए, आउटपुट करते समय जावा को ना आपको कोई दिक्कत है ना जावा को कोई प्रॉब्लम है। जावा को टेक्निकल प्रॉब्लम इसलिए आउटपुट के साथ नहीं है क्योंकि जब आप आउटपुट करते हैं तो कुछ भी, चाहे आप कोई मैसेज ही क्यों ना लिख दे डबल कोट के अंदर, या कोई वेरिएबल में आप वैल्यू ही क्यों ना स्टोर कर दे, उसे तो पहले रैम में जाना होगा। कहां जाना होगा? रैम में। और जो चीज रैम में है वही उठ के जाएगा कहां पे? ठीक है, मॉनिटर पे। तो प्रिंट एलन को ये पता है कि सोर्स मेरा फिक्स है रैम, और मुझे रैम से उठाना है, अब मॉनिटर पे ले जाकर रख देना है, ठीक है। दैट्स वाई आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट या प्रिंट एलन आराम से यूज कीजिए, सेपरेटली यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इनपुट की बात करते हैं ना, तो जावा प्रोग्राम को, जावा कंपाइलर को इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। कहता है कि सिस्टम डॉट इन, जैसे सिस्टम डॉट आउट है वैसे ही सिस्टम डॉट इन आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इनपुट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम डॉट इन को एक कंफ्यूजन ये है कि मैं इनपुट तो एक्सेप्ट करूंगा, बट इनपुट के जो सोर्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, फाइल हो सकता है। तो मैं किससे इनपुट समझूं? ठीक है, मैं किससे इनपुट समझूं? आपको तो समझाना होगा ना कि जो आप इनपुट करने वाले हैं वो कीबोर्ड से करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 3 टंकी रखा हुआ है, ठीक है, ओके, और ये एक टंकी है जहां पे आपको भरना है। अब इस 3 टंकी में 3 अलग अलग तरह के लिक्विड रखे हुए हैं, ओके। अब पाइप एक ही है, तो उस पाइप को बताना होगा ना कि भाई पाइप को आप जिस टंकी से जोड़ेंगे वही लिक्विड वहां से डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन तो यहाँ रैम फिक्स है, ठीक है। तो ये सिस्टम डॉट इन को यहाँ पे दिक्कत है,
ओके, जावा कंपाइलर कहता है कि नहीं, ऐसे डायरेक्ट आप सिस्टम डॉट इन को इस्तेमाल कीजिएगा तो मैं एरर प्रोड्यूस कर दूंगा कि भाई इनपुट स्ट्रीम आपने इस्तेमाल नहीं किया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कहां से इनपुट आएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम डॉट इन को जो कि इनपुट कराएगा, इसे सोर्स डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, जो कि ये पाइप बनेगा कि हाँ भाई पाइप को हम पर्टिकुलर से जोड़ दिए हैं, उस क्लास को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम क्लास। क्या कहते हैं? स्ट्रीम क्लास। ठीक है, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो जैसे ही डेटा इनपुट स्ट्रीम के साथ हम सिस्टम डॉट इन का इस्तेमाल करते हैं, ये सिस्टम डॉट इन ये समझने लगता है कि जो भी हमको इनपुट आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है? कीबोर्ड से। कंपाइलर भी ये फॉलो करने लगता है कि जो इनपुट यूजर मांगेगा इस सिस्टम डॉट इन के लिए, वो इनपुट कहां से आना चाहिए? दैट शुड बी फ्रॉम कीबोर्ड। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब क्या सर इनपुट ही में स्ट्रीम हो सकता है, आउटपुट के लिए ये काम नहीं हो सकता? क्या हम सिस्टम डॉट आउट को अगर हम यहाँ पे स्ट्रीम में डाल देंगे तो नहीं काम करेगा? तो करेगा, कहता है कि करेगा। तो उसके लिए आपको आउटपुट स्ट्रीम डिफाइन करना होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे आउटपुट के केस में हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर करना चाहे तो सर है, जैसे डाटा इनपुट स्ट्रीम होता है वैसे ही डाटा आउटपुट स्ट्रीम होता है। तो आप डाटा आउटपुट स्ट्रीम लिख लीजिए, उसमें सिस्टम डॉट आउट को डाल दीजिए, फिर उसके प्रिंट या और प्रिंट एलन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अमूमन उसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां जरूरत नहीं है वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप उसके साथ भी चाहते हैं कि स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं, और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को इनपुट करने के लिए डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का हम इस्तेमाल करेंगे। ये एक स्ट्रीम क्लास है जो फ्लो ऑफ इनपुट को दर्शाता है कि कहाँ से फ्लो हो रहा है। तो ये बता रहा है कि कीबोर्ड से फ्लो होगा। ओके, तो डाटा इनपुट स्ट्रीम कैसे लिखेंगे इसको? तो डाटा इनपुट स्ट्रीम लिखेंगे ऑब्जेक्ट न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट में। तो इसका मतलब कि डाटा इनपुट स्ट्रीम ने कंटेंट कर लिया किसको? सिस्टम डॉट इन को। ओके ओके, अब सिस्टम डॉट इन रिकॉग्नाइज होगा किसके द्वारा? डाटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में। तो सिस्टम डॉट इन कहता है कि मेरे साथ दो मेथड है, तो उन दोनों मेथड का इस्तेमाल अब आप किसके साथ कीजिएगा? डाटा इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ। वो दो मेथड कौन है सर? तो पहला मेथड है रीड, जो एक कैरेक्टर रीड करता है बाइट फॉर्म में, जो एक कैरेक्टर रीड करता है बाइट फॉर्म में। ठीक है, लाइक दैट कि अगर डाटा इनपुट स्ट्रीम जेड न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन लिखते हैं तो जेड डॉट रीड करेंगे तो एक कैरेक्टर इनपुट कराएगा लेकिन बाइट फॉर्म में। रीड लाइन यूज करते हैं तो ये कहता है कि कोई भी मैसेज लेगा लेकिन स्ट्रिंग टाइप में लेगा। ठीक है, आप कुछ भी टाइप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन स्ट्रिंग टाइप में। किस टाइप में? स्ट्रिंग टाइप में। तो अगर आप 128 भी लिखते हैं तो आप तो समझ रहे हैं कि नंबर हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से स्ट्रिंग बनेगा। पॉइंट क्लियर? ओके, तो जब आपको न्यूमेरिक में करना होगा तो कन्वर्जन आपको करना होगा। पॉइंट क्लियर? कन्वर्जन तो आपको यहाँ पे भी करना होगा क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर ले रहा है बाइट में। तो अगर जोड़ घटाओ गुना भाग करना होगा तो इंटीजर में या फ्लोट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस पे, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए थे ऑलरेडी, ये सब रन करा के दिखा दिए थे। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। लेट्स कम टू दी लेबल्ड फॉर लूप। ठीक है, अगर हम सी प्लस की बात करें तो लूप का इस्तेमाल हम वहां भी करते हैं और वही लूप का इस्तेमाल हम जावा में भी करते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन जावा में एक एडिशनल फीचर लेबल्ड फॉर लूप ऐड किया गया है जो सी प्लस प्लस में नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अगर हम सी प्लस प्लस के हिसाब से सोचे थोड़ी देर के लिए, और अगर हम नेस्टिंग लूप के बारे में सोचे, ठीक है, तो जब भी हम नेस्टिंग लूप का कंसेप्ट रखते हैं, ठीक है, तो उसमें एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है। ओके, और हम जानते हैं कि अगर हम इनर लूप को फोर्सली टर्मिनेट करते हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, तो इनर लूप टर्मिनेट होता है, आउटर चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम आउटर लूप को फोर्सली टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, तो आउटर भी टर्मिनेट हो जाता है और साथ साथ उसका इनर भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी सुविधा नहीं दी गई है कि अगर हम इनर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करें और उसके द्वारा हम आउटर लूप को फोर्सली ब्रेक करना चाहें, तो ये चीजें पॉसिबल सी प्लस प्लस में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जावा में संभव किया गया है। इसलिए संभव किया गया है क्योंकि जिन फॉर लूप का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है, जिन लूप का इस्तेमाल हम कर रहे हैं
उन लूप को हम लेबल के द्वारा रिमार्क कर सकते हैं, और इस लेबल का इस्तेमाल हम उस पर्टिकुलर लूप को फोर्सली टर्मिनेट करने के लिए इनर लूप से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपको सी वाला समझाए थे कि अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इनर होगा, और यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो आउटर भी होगा और इनर भी होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लेबल बताए थे आपको कि अगर हम एक लेबल डिफाइन कर दें आउटर के साथ टाटा, और ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है, और इसमें ब्रेक करके लिख दे टाटा, तो ये सीधे आउटर लूप को ब्रेक करेगा, है इनर में, ब्रेक करेगा किसको, आउटर को, तो आउटर भी खत्म इनर भी खत्म। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि कैन वी डिफाइन मल्टीपल क्लासेस इन वन प्रोग्राम दोज हैविंग मेन फंक्शंस, तो जवाब है यस, हो सकता है। ठीक है, तो सर बड़ा दिक्कत है, अब मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर दिए, सब में मेन लगा दिए, तो सेव कैसे करेंगे, तो सेव उनमें से किसी एक नाम से कीजिए, नहीं तो किसी दूसरे नाम से कर लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, कंपाइल कैसे करेंगे, तो जिस नाम से सेव करेंगे उस नाम से कंपाइल कर लेंगे। क्लास फाइल कैसे बनेगा, तो क्लास फाइल तो जितना आप इसमें मेन क्लास बनाए हैं ना, अगर ए भी मेन है बी भी मेन है, तो क्लास फाइल तो ये दोनों का बनेगा सर, ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा। तो सर रन दोनों एक साथ करेगा, नहीं, रन दोनों नहीं करेगा, जिस क्लास फाइल को आप रिप्रेजेंट करेंगे वही रन करेगा। अगर आप ए को करेंगे तो ए रन करेगा, बी को करेंगे तो बी रन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जावा ए करेंगे तो ए रन करेगा, बी नहीं करेगा, जावा बी करेंगे तो बी रन करेगा, ए नहीं करेगा। तो रन 1 बाय 1 होगा, लेकिन आप प्रोग्राम एक साथ सारे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एरे की चर्चा किए थे। एरे का कंसेप्ट सेम है, सी प्लस प्लस सेम वही है। एरे सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है। ठीक है, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन टाइप्स उसके होते हैं, सब चीज सेम है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही इंडेक्सिंग है, वही आपका एलिमेंट्स है, सब चीज वही है। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर ये है कि सी प्लस प्लस में ये सिर्फ और सिर्फ एरे है, लेकिन जावा में ये एरे होने के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डिक्लेरेशन चेंज हो जाता है, और एरे का डिक्लेरेशन जब भी आपको करना होगा, ठीक है, डेटा टाइप एरे नेम, ठीक है, बिग पैरेंथेसिस एम्प्टी, और उसके बाद न्यू डेटा टाइप, और तब पैरेंथेसिस बिग पैरेंथेसिस के अंदर साइज देना होगा, लाइक इंट एन एम्प्टी पैरेंथेसिस इज इक्वल टू न्यू इंट, और पैरेंथेसिस के अंदर 5 देंगे, तो इंटीजर 5 का एक एरे बन जाएगा, जिस एरे का नाम यहाँ पे क्या है, एन है। तो इसे हम एरे नेम भी कह सकते हैं या एरे ऑब्जेक्ट नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, करा रहा है, ठीक है, तो ये कहता है कि मैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी इस एरे के साथ दे रहा हूँ जो लेंथ है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जब भी आप एरे नेम के साथ यूज करेंगे तो ये उसका लेंथ आपको बता देगा कि कितने साइज में आपने डिक्लेयर किया था। ठीक है, एरे का डिक्लेरेशन की जहां तक बात आ रही है जावा में, तो दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक स्टैटिक डिक्लेरेशन, मतलब जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय साइज दे दें, जैसे यहाँ पे ये साइज दे दिए हैं तो ये स्टैटिक डिक्लेरेशन है। दूसरा होता है डायनेमिक डिक्लेरेशन, कि नहीं सर, पहले हम एरे को इम्पटी डिक्लेयर कर लें। तो इम्पटी का मतलब क्या, कि एरे का नेम तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन एरे का मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक जब तक कि आप उसके साइज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि पहले इम्पटी डिक्लेयर कर लीजिए, बाद में साइज डिफाइन कर दीजिएगा। तो इस बीच में हमको तो मौका मिल जाएगा ना कि हम यूजर से डिजायर्ड साइज को पूछ सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे इम्पटी डिक्लेयर कर लिए, यूजर से साइज पूछ लिए, और बाद में एरे नेम देके इज इक्वल टू न्यू डाटा टाइप देके साइज यहाँ डाल दिए, डिक्लेरेशन हो गया। तो इससे फायदा ये है कि हम जितना यूजर के हिसाब से जितना बड़ा एरे क्रिएट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, प्रिंट रिवर्स, स्टोर रिवर्स, पता नहीं आप लोग बनाए हैं, अब आपकी ईमानदारी पे छोड़े थे कि ये सब आप किए हुए हैं, कर लीजिएगा, नहीं होगा दिक्कत होगा हमसे बनवा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। होप सो कि किए होंगे आप लोग। हाँ, रिप्लाई नहीं आ रहा है जी। यस सर किए हैं, यस सर किए हैं। यस सर किए, वेरी गुड। ठीक है, डबल डायमेंशन में मैट्रिक्स एरे इसको कहा जाता है, ये लिखे थे ताकि डिक्लेरेशन बता दें। तो डबल डायमेंशन जैसे सिंगल डायमेंशन करते हैं वैसे डबल डायमेंशन होता है। ठीक है, ओके, अटेंडेंस मैं कर लेता हूँ झट से पहले।
1 to 10 में कौन कौन है बोलिए? 1। रोल नंबर 4 सर। रोल नंबर 2 Five. सर। Roll number 6 sir. 2 5 7 लेट से जो पहले है पहले बोला कीजिए। 7 11 to 20 सर 11 13 14 15 17 20 21 to 30 21 26 23 25 25 24 24 25 26 26 27 27 30 30 31 to 40 31 नेक्स्ट 31 के बाद सर 37 28 भी है। यस सर 31 के बाद 37 37 यस सर ओके नेक्स्ट नहीं है 38 39 38 39 40 एक ही आदमी दो बोल दिया क्यों? दोनों है ना? उसका म्यूट है सर। हाँ सर है। ठीक है 41 to 50 44 44 45 45 49 49 8 sir 48 सर 35 भी है 35 भी है। ठीक है 51 to 60 51 सर 53 sir 56 सर 53 55 हम्म 56 हम्म दैट्स इट। यस सर। ठीक स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब कोई अपना अपना देख ले। क्लियर? यस सर। ओके ओके तो डबल डायमेंशन में आपका यहाँ पे रो ऐसे ही देंगे दो टू पैरेंथेसिस बिग पैरेंथेसिस देंगे एम्प्टी और उसके बाद न्यू डाटा टाइप और दो पैरेंथेसिस देंगे जिसमें एक में रो साइज होगा दूसरे में कॉलम साइज होगा। जैसे यहाँ पे इंट ए ठीक है 2 एम्प्टी पैरेंथेसिस इज इक्वल टू न्यू इंट 3 आपका दे दिए। तो इसमें जो 3 है वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 जो है कॉलम रिप्रेजेंट बिल्कुल C++ वाले कंसेप्ट पे। ठीक है इस पे आपको एग्जाम्पल बताए थे और बोले थे कि होमवर्क में डायगोनल ट्रांसपोज और अर्थमेटिक में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर लेने के लिए कर लिए हैं। ट्रांसपोज तक किए हुए हैं। देखिए हमने आपको हर चीज बोल दिया है। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भूल के भी आप नहीं बोलेंगे। हम सी में जो बताए थे उसी तरह करना। देखिए एक्सक्यूज नहीं बोली है बिल्कुल सी जैसा था लॉजिक वही है लॉजिक नहीं बदलता हाँ है। सर ठीक हाँ है सर बना हुआ। ट्रांसपोज तक किए हुए हैं सर बस एडिशन नहीं किए हैं। आप जो तो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यस सर ठीक है आपका काम पढ़ना है। ठीक है और हमने आपको ये भी कह दिया कि दिक्कत हो तो आप क्लास में आइए बाकायदा पूछ लीजिए या आपके प्रोग्राम में दिक्कत है स्क्रीन शेयर कीजिए हमको दिखाइए हम ठीक करेंगे।
अब इन सारे चीजों बोलने के बाद अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेवार हैं और कोई जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद कोई एक्सक्यूज आप सुनाइएगा तो वो ठीक नहीं लगता है। आप मेहनत कीजिए, नहीं बनता है ले आइए, दिखाइए कि सर ये बनाए हैं। हम बहुतों बच्चे का देखते हैं ऑनलाइन, आपका भी देखेंगे। ठीक है, तो जो होमवर्क दे दिया गया है उसको पूरा करते जाइए, उसको पेंडिंग वेंडिंग मत रखिए। 50 काम है तो आपका सिर्फ अभी पढ़ना ही काम है। आधा घंटा भी दे दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्कैनर, तो स्कैनर तो आपको बता दिए थे कि स्कैनर भी इनपुट करने का एक सेकेंडरी तरीका है जो जावा यूटिल पैकेज में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ओके। और इसको भी वर्जन 5 और उसके बाद के वर्जन्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वो जो स्ट्रीम का जो परेशानी था उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्कैनर अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं बनाता है। स्कैनर जो है, ठीक है, ये आपके सहूलियत के लिए क्लास बना के दिया गया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इंटरनली किस पे डिपेंडेंट है, system.in जो कि स्टैंडर्ड है। यानी system.in को जो पहले आप डाटा इनपुट स्ट्रीम के द्वारा यूज करके करते थे, अब वही स्कैनर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है कि भैया अगर मेरा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को आप ऑटोमेटिकली करेंगे। वहां तो क्या था, आप रीड लेंगे तो आपका कैरेक्टर में एंट्री करेगा, बाइट फॉर्म में, बाइट टाइप में, और रीड लाइन लेंगे तो स्ट्रिंग में करेगा। हमको इंटीजर करना है तो कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट करना है तो कन्वर्ट करना होगा। ये कहता है कि नहीं, हम हर चीज के लिए स्पेसिफिक आपको दे देते हैं। तो स्कैनर कहता है कि मैं आपके लिए मेथड प्रोवाइड करता हूं। जैसे अगर आपको इंटीजर इनपुट कराना है तो इस ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट इंट लगाइए, फ्लोट कराना है तो नेक्स्ट फ्लोट लगाइए, ठीक है, कैर कराना है तो नेक्स्ट कैर लगाइए, लॉन्ग कराना है तो नेक्स्ट लॉन्ग लगाइए, डबल कराना है नेक्स्ट डबल लगाइए, बाइट टाइप में करना है नेक्स्ट बाइट कीजिए, बुलियन टाइप में करना है नेक्स्ट बुल कीजिए, और अगर स्ट्रिंग टाइप में करना है तो नेक्स्ट लाइन कीजिए। ठीक है, तो ये सब रन करा दिए थे और बता भी दिए थे, और अभी भी हम लोग इसको कर रहे हैं। इसके बाद एक स्पेशल लूप ऐड हुआ इसमें, दैट इज कॉल्ड इनहैंस्ड फॉर लूप। ठीक है, जिसे फॉर ईच लूप भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में कई बार आस्क करता है। इसको भी वर्जन 5 और उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड किया गया। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का लूप है। ठीक है, ये हर लैंग्वेज में हो ये जरूरी नहीं है, जैसे कि C++ में इस लूप का कोई जिक्र नहीं है, नहीं चर्चा है। ठीक है, तो ये लूप है क्या और क्यों है, तो किस लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये लूप कहता है कि मैं अलग हूं, यानी कि जो फॉर जनरल लूप है मैं उसके कंसेप्ट को डिनाई नहीं कर रहा हूं, उसका जो काम है वो करता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, मेरा कुछ स्पेशल फीचर है। ओके, मेरा लूप में पैरामीटर की संख्या 2 ही है। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप में अगर पैरामीटर की बात करें तो 3 है, मेरे में 2 ही पैरामीटर है। और मेरा इस्तेमाल सिर्फ आप लिस्ट के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, लिस्ट के लिए करेंगे, लिस्ट को एक्सेस करने के लिए करेंगे। तो क्यों करें आपका इस्तेमाल, हम तो लूप फॉर लूप का ही इस्तेमाल करते थे। तो फॉर लूप का इस्तेमाल जो आप करते थे तो उसमें लिस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स देना जरूरी पड़ता है। यहाँ आपको इंडेक्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास 2 पैरामीटर है। ठीक है, पहला वाला में आप टाइप रख दीजिए, वेरिएबल रख दीजिए, और दूसरे वाले में लिस्ट का नाम दे दीजिए। मैं उसमें एक एक करके एक्सेस करके वेरिएबल में स्टोर करता जाऊंगा। फिर आप उसको जो करना है, डिस्प्ले करना है या कोई फर्दर ऑपरेशन करना है तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो चूंकि ये 2 पैरामीटर है और लिस्ट को अगर शुरू से आखिरी तक ऑलवेज, ठीक है, हमेशा जब भी हम इसको यूज कर रहे हैं स्टार्ट टू एंड सारे वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो ये बेस्ट फॉर लूप होगा आपके जनरल फॉर लूप से। क्यों, क्योंकि उसमें 2 ही पैरामीटर है। ठीक है, लेकिन अगर आप लिस्ट पे रैंडमाइज करके, रैंडमली करके, ठीक है, अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर ईच लूप आपके लिए नहीं है। वहां पे आपको जनरल फॉर लूप का ही इस्तेमाल करना होगा। इसलिए ये कहता है कि मैं बिल्कुल फॉर लूप को रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, वो उसका जो अपना इंपॉर्टेंस है वो था, है और रहेगा। मेरा अपना इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको जरूरत लगे कि आप लिस्ट पे काम कर रहे हैं, शुरू से आखिरी तक एक्सेस करना है, तो आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, तब मैं बेहतर हूं।